नमस्कार अनुप्रिया जी। नमस्कार। आज जिस तरह से हमने इससे पहले एक सीरीज चलाया था नगर पालिका ब्लंडर्स, आप सभी ने उस सीरीज को बहुत पसंद किया। उस सीरीज के तहत कुछ सवाल थे जो हम पूछ रहे थे। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहे थे ये सवाल किनसे पूछा जाए। ये सवाल अब आपके सामने आपके प्रत्याशी बैठे हैं, ऐसे प्रत्याशी जो अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वीर शहीद विजय सिंह सोई जी की सुपुत्री अनुप्रिया सोई जी आज हमारे सामने बैठी हैं। उनसे हम करेंगे कुछ सवाल, ऐसे सवाल करेंगे जो शायद आज तक किसी मीडिया हाउस ने ना किया हो, जो जनता के सवाल है, जो बहुत ब्लंट क्वेश्चंस है और जो जनता ने कमेंट किए हैं वैसे क्वेश्चंस है। आज आपके सामने है अनुप्रिया सोई। सबसे पहला सवाल आपके लिए अनुप्रिया सोई जी ये है जो शायद कॉमन हो, पर इसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप महज 4 लाइन में दें। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चलिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे चकंदरपुर वासियों को मेरा नमस्कार जोहार रहेगा। सबसे जो आप क्वेश्चन पूछे ये मेरा बचपन से ही मतलब कहीं ना कहीं मेरे पिताजी से ही रिलेटेड है। पिताजी के बारे मैंने सुना, भले उनका कार्यकाल नहीं देखा पर उनका कहानी सुनते हुए आई थी। तो सबसे पहला बात तो ये है कि पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना है, प्लस दूसरा कि एक शिक्षित महिला हूँ तो कोशिश है कि शिक्षित महिला अगर क्षेत्र में आती है तो बहुत सारे लोगों का जो पीछे चल रहे हैं उन लोगों को साथ लेके आएगी। तीसरा ये कि एक महिला हूँ, आगे आई हूँ तो मुझे देख के दूसरी महिला भी मोटिवेट होके मेरे साथ आगे बढ़ेगी। ये सारे कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इस क्षेत्र में अभी सेवा भाव से जुड़ी हूँ और अभी नगर अध्यक्ष के पद पे उम्मीदवार हूँ। जी धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, पार्टी से आप ही क्यों? क्या कोई जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता इस अध्यक्ष पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता था? ऐसा तो नहीं है कि कहीं सिर्फ राज परिवार के लोग ही राजा बनेंगे, जो जमीन से कार्यकर्ता उठा वो राजा नहीं बन सकता है? पार्टी से आप ही क्यों, अनुप्रिया सोई ही क्यों? देखिए, ऐसा अगर होता कि राजा का ही बेटी मतलब आएगी या फिर चुनाव लड़ेगी तो मेरे को बहुत पहले ही सांसद चुनाव लड़ चुके होते या तो हम विधायक चुनाव लड़ चुके होते। क्योंकि गठबंधन में तो विधायक मतलब हम लोग का विधानसभा सीट गठबंधन में था पर हम लोग के पास सांसद सीट था तो वो नहीं देखा कि ये जमीन स्तर पे जुड़ी हुई है। बहुत टाइम से पार्टी से जुड़ी हुई, पार्टी के विभिन्न पदों में मैंने काम किया है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो जिला का हो। और अब क्या है कि ये नगर पालिका चुनाव है, इसमें शहरी वोटर्स ज्यादा रहते हैं और शहरी वोटर्स कहीं ना कहीं ये देख पाते हैं कि एक शिक्षित महिला है। उस चीज को लेके ये लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को मतलब शिक्षित उम्मीदवार को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो ये सब सारे चीज को देख के एक छोटे स्तर से उठाने का कोशिश किया गया। इसीलिए ही मुझे चुना है कि आप ये चुनाव जीते, आगे बढ़े। ये सारा कारण है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे चुनाव से पहले मुझे मौका मिल चुका होता। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक शिक्षित महिला हैं और आपके बारे में जानकारी भी आप ही के थ्रू मिली कि आपने MBA कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे कैंडिडेट का चुनाव में आना बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षित लोग आएंगे तभी जो हमारा सिस्टम है वो साफ होगा और अच्छे सुचारू रूप से चल सकेगा। पर इससे जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि आपने MBA किया है, तो MBA किया इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे भरे पूरे परिवार से आती हैं, क्योंकि MBA करना सबके बस की बात नहीं होती। तो क्या फिर एक गरीब वोटर जो होता है वो ये कैसे मान ले कि आप उनके हालातों को समझेंगी, आप उनका दर्द को समझ पाएंगी, उनकी समस्याओं को समझ पाएंगी, क्योंकि आपने कभी वो जीवन जिया नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे बहुत टाइम से जुड़ी हूँ तो अभी जैसे वार्ड घूम रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, तो ये चीज को देख पा रही हूँ। पापा के ही जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि पापा के ही काम को आगे बढ़ाना। पापा भी काफी शिक्षित थे, फिर भी लोगों के बीच में रहे, तो हम भी अभी लोगों के बीच में ही रह के काम कर रहे, लोगों को समझ पा रहे। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि लोगों का दर्द को नहीं समझ पाना। उन लोगों के साथ बैठते थे। मेरा भी भले हम शहर में पैदा हुए, चकंदरपुर मेरा जन्मभूमि है, लेकिन मेरा जो रूट है वो तो गांव ही है ना।
हम लोग घूम के गांव ही जाते हैं, वहाँ की परंपराओं को समझते हैं। वहाँ पे भी देखा गया, अगल बगल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लोग रहते हैं, हमारे गांव वासी कैसे रहते हैं। ये सब चीज़ को मैंने समझा है, फील किया है। इस वजह से आज मैं हूँ, नहीं तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था, मैं कैलकाटा में जॉब कर रही थी, पर वो चीज़ मुझे नहीं लग रहा था कि हम सेवा दे पा रहे थे। उसमें था कि 9 to 5 जॉब करना है, आना है, सैलरी रखना है, बस अपने घर को ही देख पा रहे थे। अब क्या है कि इस क्षेत्र में जुड़े होने से सिर्फ अपना नहीं, हम पूरे अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र वासियों को भी हम सेवा दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए खड़े रह सकते हैं। क्या क्षेत्रवासियों को सेवा देना, उनका मदद करना, उनके लिए खड़ा रहना, इसके लिए पद अनिवार्य है? नहीं, पद अनिवार्य नहीं है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म चाहिए हम लोगों को उस चीज पे काम करने के लिए, उस चीज पे आवाज उठाने के लिए। जरूरी नहीं है प्लेटफॉर्म, आज अगर हम जो भी रिजल्ट आता है, शहरवासी जैसे भी सोचते हैं, अनुप्रिया पे भरोसा करते हैं, और वो जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद भी हम आवाज उठाएंगे। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए मेरा आवाज हमेशा रहेगा। क्योंकि सिर्फ क्या बोलते, ऐसा नहीं कि पिताजी विधायक सांसद थे तभी आवाज उठाते, ऐसे बहुत कार्यकाल उनका गया है जिसमें वो इलेक्शन नहीं जीते और नॉर्मल पद में थे, कार्यकर्ता थे कांग्रेस के और काम किए हैं। तो बस उन्हीं के ही मार्गदर्शन में चल रहे हैं हम, जैसे वो कार्य करते थे। आपने जैसा बताया कि आप इससे पहले एमबीए कर रहे थे और आपके पास एक जॉब भी था, आप कलकत्ता में थी, तो वो जॉब छोड़कर आप कब शहर में आई सीकेबी में वापस? कौन सा साल था वो? वो 2019 था। 2019। हाँ। यानी कि आप करीब करीब 7 सालों से शहर में हैं। हाँ। जो चुनाव से पहले के ये 7 साल थे, जब से आप शहर में थे, कोई 5 ऐसा काम बताइए जिसे आपने किया हो, जिससे जनता को लाभ पहुंचा हो। कोई 5 ऐसा काम। देखिए 2019 में हम आए, उसके बाद हम प्रिपरेशन कर रहे थे जीपीएससी का, मेरा कंटिन्यू प्रिपरेशन था 2022 तक। तो हाँ, उस टाइम हम जनता के बीच में नहीं रहे, पर एक इंसिडेंट हुआ था मेरे घर में। एक महिला आई थी, वो 2019 या 20 का बात था। उस टाइम वो आई थी, सीकेपी की ही थी। उसने कहा कि ये विजय सिंह सॉय का घर, उन्हें ये नहीं पता विजय सिंह सॉय अब नहीं है। अच्छा। वो बोली मेरे वहाँ पे रेंटर्स है, मेरे को बहुत, मतलब बाहर से थी पर कुछ साल से यहाँ पे बस गई थी। तो उनका कहना था कि यहाँ पे मतलब विजय सिंह सॉय रहते हैं, क्या उनका बहुत नाम सुने हैं, और मेरे जो ओनर है वो हमें मारते पीटते हैं, हम लोग मतलब बहुत हम लोग के साथ शोषण होता है, तो आप एक बार चलिए। कहा हमको बहुत आश्चर्य लगा कि इनको नहीं पता और नाम सुन के आई है, जबकि यहाँ पे हमारे 3-4 विधायक सांसद यहाँ पे रहते थे। तो ये चीज मेरे को बहुत खटका, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार अब तो फील्ड में उतरना है। फिर भी एग्जाम्स पास था तो एग्जाम्स दिया, कुछ मार्क्स के लिए प्रीलिम्स रह गया था, विदाउट कोचिंग हम अपने ही स्तर से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जिस दिन मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया, उस दिन हम ऐसे भी था कि मेरा फोकस आने वाले समय मेरे को राजनीति करना है। ये पहली बार आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ। उसके ठीक 1 महीना बाद ही मैंने पार्टी ज्वाइन किया। तो उस टाइम से फिर लगातार जो भी जैसे स्वास्थ्य रिलेटेड क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स होता था, तो हम हमेशा खड़े रहते थे। महिलाओं का, जैसे हम लोग का एक प्रोग्राम चलता था इंदिरा फेलोशिप करके, जैसे महिलाओं को राजनीति में लाना। राजनीति में भी क्या होता है कि आप अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बैकअप बनता है कि आप रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, लीडरशिप आता है तो रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो कोशिश रहा हम लोगों की महिलाओं को आगे बढ़े। वो प्रोग्राम में ज्यादा महिलाओं को तो नहीं ला पाई हूँ, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड भी जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता था अनुमंडल में हमारे, आप जानते हैं कि मेडिसिन का हमेशा कमी रहता है, तो बाहर से जो भी मेडिसिन लगता था उसमें हम लोग काम किए हैं। ऐसे करके एक्टिवली हम बहुत सारे चीजों में थे जमीनी स्तर पर। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो पहले 3 महीने में आप ऐसे कौन से 3 काम या फिर कोई एक काम करेंगे? ये 3 महीने आपके लिए डेडलाइन होगा कि इस 3 महीनों में मैं ये काम करके दूंगी ही दूंगी, ये 100% श्योर होगा। या आप 3 काम भी बता सकती हैं, आप एक काम भी बता सकती हैं, क्योंकि 3 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, 1 क्वार्टर होता है। नहीं, ये हम क्या बोलते कि जो वार्ड में घूम रहे, जो जनता का समस्या, उससे ही हम प्राथमिकता ला रहे हैं कि कौन सा समस्या को हम सबसे आगे रखें।
अब हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि मैडम यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, मेरे को पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। ये चीज़ हम बार बार हर चैनल में कहा है कि ये कॉमन है पर बहुत ज़रूरी समस्या है, और ज़्यादातर में महिलाओं से इंटरेक्शन हो रहा है तो वो पानी का ही बात करती है। ये डे 1 से हम कल रात को भी जो हम लोग का मीटिंग रहा उसमें भी यही सुना कि मैडम यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत होता है, हम लोग को दूर से ढो ढो के लाना पड़ता है पानी। तो ये चीज़ मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि पानी, पाइपलाइंस बिछे हुए हैं पर वहाँ पर पानी का कोई सुविधा नहीं है, जल मीनार खराब पड़ा हुआ है, चापाकल नहीं है, तो अगर है तो खराब है, तो डी बोरिंग, पाइप्स का मरम्मत, जल मीनार ठीक कराना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मैं आगे आपसे पूछूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। सीट 1 है, प्रत्याशी 5 है, कोई एक सीट पे होगा, कोई 4 सीट पे नहीं होगा। अगर आप, भगवान न करे ऐसा, पर अगर आप उस 4 में होते हैं तो फिर अगले 3 महीने में आपका क्या स्टैंड रहेगा, आप क्या करना चाहेंगे, आपकी क्या प्लान है? तब भी मेरा यही रहेगा, अगर मैं पानी को प्राथमिकता दी हूँ तो नगर पालिका आज जैसे बोलता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम पानी मतलब पानी वाला सुविधा कैसे दे, वही टैंक से आता है पानी जो कि लिमिटेड घर तक ही जाता है। हम उस टाइम भी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग के मतलब गठबंधन की सरकार है ऊपर में, तो हम बात जरूर रखेंगे ये सब चीज़ पे। मेरा प्राथमिकता अगर पद में आने से भी यही है तो पद में नहीं रहूंगी तो भी यही रहेगा। अगर आप उन 4 में आती हैं तो क्या चुनाव के 5 साल बाद तक जनता आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आ सकते हैं? आप उन समस्याओं को लेकर के आवाज उठाएंगी, आंदोलन करेंगी? आपका क्या स्टैंड रहेगा उसके बाद? अभी ही मैंने कहा कि अगर मैं पद में रहूं या ना रहूं, ये जो मुद्दा है सबसे पहला मुद्दा, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं लेकिन आपने पूछा जैसे एक मुद्दा, तो ये सारे चीज पे मैं काम करूंगा। उसके अलावा भी कोशिश रहेगा कि महिलाओं को यहाँ पे, जैसे क्या होता है कि आजकल हम लोग महिला ग्रुप्स है, वो लोग बैठती जरूर है, समिति बनाती है, पैसा जमा करती है, फिर इंटरेस्ट में बांट देती है। यही रोल रहता है उन लोगों का समिति बनाने का, यहाँ का जैसा मेंटालिटी है। तो कोशिश रहेगा कि अगर मैं आऊँ महिला समितियों को कनेक्ट करूँ और रोजगार उत्पन्न करने का कोशिश करूँ। जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, वेस्ट मैनेजमेंट वाला, जैसे हम एक वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो प्रोसेस होता है उसमें प्लास्टिक्स को अलग करना, सूखा गीला कचरा, तो मेरा कोशिश रहेगा कि प्लास्टिक्स पे हम लोग बहुत सारे शहरी क्षेत्र में मैंने देखा कि महिला इस पे काम करती, बैग्स बनाती है, फिर उससे बहुत सारा चीज़ घर का यूज वाला चीज़ होता है। तो उस इनिशिएटिव पे काम करूंगी और थोड़ा स्टडी करना इस वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम पे, तो उस पे लग जाऊंगी, फिर महिलाओं को रोजगार देने का काम करूंगी। जी, इससे रिलेटेड एक सजेशन छोटी सी आपको देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आप लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। आपका ये सोच मुझे बहुत पसंद आया। यही फर्क होता है कि एक शिक्षित उम्मीदवार में और एक अशिक्षित उम्मीदवार में। लघु उद्योग जिस तरह से आपने कहा, उसी तरह से ग्रुप्स बना करके अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग करके ऑनलाइन सेलिंग करवाएं इस तरह से, क्योंकि एक नेता जो होता है उसके पास बहुत सारे सुविधा होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, जिससे वो इस काम को बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। अगर आप ये करवाएंगी तो जनता को बहुत इससे लाभ मिलेगा। जो लेडीज़ है वो आत्मनिर्भर हो पाएंगी। आपसे भी नया सजेशंस मिला, इस पे काम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस पे काम करना और स्टडी भी करना है। ये सिर्फ एक थॉट है, अगर मैं इस पे स्टडी करूंगी तो और सारे थॉट्स दिमाग में आएंगे, उस पर बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। एक नेता वही होता है जो सजेशंस को सुने, सजेशंस को सुन कर उन पर विचार करे और विचार करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करे। इससे एक और सवाल आता है आपके लिए। एक नेता है, उसका नाम है राघव चड्ढा, आप जानते होंगे, आम आदमी पार्टी के सांसद है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जनता के पास वोट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई नेता जनता के जो जनता से जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरता है तो जनता के पास ये ऑप्शन होगा कि वोट टू रिकॉल करे। आप इसका समर्थन करती हैं? एकदम करना। मेरे को ये मतलब देखिए, वो भी एक युवा नेता है, वो जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सोचते हैं। अगर जनता चुन के ला रही है तो जनता का हक बनता है कि ये चीज को वो बैक भी कर सके। तो इसको हम समर्थन करते हैं इन फ्यूचर, ताकि जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि वो अपना मनमानी ना कर पाए। आज क्या होता है कि कुछ प्रलोभन दे के जो बैठे हुए हैं लोग,
उन पे वो बार बार वही जनप्रतिनिधि बन के आते हैं और लास्ट में सिर्फ इलेक्शन टाइम में दिखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रलोभन दे के जाते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते नहीं है। तो ये चीज मैं जनता को भी बोलना चाहूंगी कि वो लोग जागरूक हो और इस बार सही जनप्रतिनिधि को चुने। तो क्या आप अगर 1 साल के अंदर अपने वादों पर आप खरी नहीं उतरती हैं, जैसा कि आपके मैनिफेस्टो में कई सारे पॉइंट्स हैं, मैंने भी पढ़ा था उसे, उस मैनिफेस्टो को अगर आप 25% भी अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो तो 1 साल के अंदर फिर आप अपने पोस्ट से रिजाइन करने को तैयार हो? एकदम तैयार है, लेकिन मेरा कोशिश नहीं एकदम तैयार होंगे, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगर इतना आज लोग मेरे पे भरोसा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट है कि आज हम ही लोग के वोट से उन्हीं लोग के घर में हम लोग का ही वोट है जो जनप्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं, आज उन्हीं लोग के घर से ही लोग आ रहे हैं हम लोग से फिर से वोट मांगने। तो अगर वो लोग नहीं किए तो आप पे हम लोग यही चीज पे भरोसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरे पिताजी से भी जुड़ रहा है कि आपके पिताजी रहे तो बहुत हम लोग का सारा जो भी काम होता था, जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स लेके जाते थे उसका समाधान निकलता था। तो आप पे भी हम लोग वही भरोसा कर रहे हैं। अगर भरोसा कर रहे हैं और पिताजी का इतना बड़ा जिम्मेदारी है क्योंकि वो नॉर्मल सिर्फ एमएलए एमपी नहीं थे, आप लोग जानते अगर होते तो आज उनका नाम इतना नहीं होता। उनके लिए पद मायने नहीं रखा, वो हमेशा जनता के बीच में रहे, तो वो जिम्मेदारी को एक बेटी आगे बढ़ाएगी। आपके पिताजी, जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना, उन्हें देखा तो मैंने भी नहीं है, पर मेरे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं वो जनता के लिए रॉबिन हुड थे। वो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि अगर किसी को कुछ दिक्कत होती थी तो उन्हें सिस्टम के ऊपर सिस्टम का भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था, वो खुद से ही उस समस्या का समाधान निकाल लेते थे। क्या आप इस तरीके से काम करना चाहेंगे? एकदम वही तो मैंने कहा आपकी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उनकी बेटी हूँ और वो जो बेंचमार्क सेट करके गए हैं उनका अगर हम 1% भी करते हैं तो शायद हम जनता के उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे समस्या पे भी जैसे जनता लेके आती थी, खैर अभी तो बहुत सारी समस्या है लेकिन ये नॉर्मल पर्सनल प्रॉब्लम में भी वो हमेशा साथ खड़े रहे हैं और हम भी खड़े रहने की कोशिश करेंगे। महिला जैसे जेंट्स कैंडिडेट है इतने 5 मेरे अलावा, उसको वो चीज़ जो नहीं कह पाएगी वो मेरे से खुल के अभी भी कह पा रही, मेरे सामने बैठ के कह पा रही, यही चीज उनको मेरे को मतलब मजबूती दे रहा है और उनको भरोसा दे रहा है कि नहीं ये काम करेगी। जैसा कहा आपने कि 5 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट में आपके हिसाब से आपके लिए जो प्रतिद्वंदी है सबसे मजबूत कौन है? देखिए हम पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे लिए मतलब हम नहीं देख रहे कि कौन मेरे आगे है, खैर फिर भी कहीं प्लस है तो नेगेटिव भी है तो देखना तो पड़ेगा कि मेरे आगे जो ऑपोजिट में है विरोधी, उन लोगों का एक ही चीज़ है कि वो लोग अभी वर्तमान में उनके भाई, वर्तमान में उनके पिताजी यहाँ के विधायक है तो वही प्लस पॉइंट है। आप जो कैंडिडेट है वो तो अब हम जिस पोजीशन में वो लोग भी उसी पोजीशन में, तो मेरे को नहीं लगता कि हम लोग जो मेहनत करेगा वो निकलेगा, जो जनता के उम्मीदों पे मतलब जो भरोसा दिला पाएगा वही निकलेगा। अल्टीमेटली जनता मानेगी। हाँ बिल्कुल। आपके लिए अगला सवाल है, आपके हिसाब से शहर की सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपने बताया पानी का समस्या, तो इस पानी की समस्या को अगर छोड़ा ना जाए, उसे रखा ही जाए, पर इससे रिलेटेड और क्या समस्या आपने देखा जो आपको लगता है कि शहर के लिए सबसे बड़ी समस्या है? एक तो ये भी है, मैंने इससे पहले भी कहा था, भ्रष्टाचार और एक कमीशन खोरी। हर चीज़ पे आज नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन खोरी हो रहा है। एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो लोग जो नॉमिनल प्राइस फिक्स्ड है या फिर निःशुल्क सेवा है उस पर भी चार्ज ले रही है, तो मनमानी चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम का एकदम मनमानी चल रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतना साल बाद चुनाव हो रहे हैं, जो जनता आज अपने लीडर को चुन के भेज रही है, उन लोगों का आवाज़ बन के, तो ये उस पर हम काम करेंगे। और जैसे टैक्स लिया जाता है बाजार में, आप देख सकते हैं ना, मासूल बोलते हैं, लेकिन उस तरीके का सुविधा नहीं है। फिर यहाँ पे जितने भी आपके ठेला वाला दुकान है, हम आपको बता रहे लाइव एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी से 10 लिया जा रहा है पैसा, किसी
किसी से 20 लिया जा रहा है, किसी से 50 तक भी लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ पे मेरा काम रहेगा। पहले भी मैंने आवाज़ उठाया है, तो कुछ दुकान और नॉमिनल रेट हो गया, लेकिन अब बड़े स्तर पर मैं उस पर काम करूँगी। ये बहुत बड़ा आरोप है। जिस तरह से आपने कहा कि ठेला कुंचा का जो मासूल उठता है वो एक रेगुलेटरी फॉर्म में नहीं उठता, जहाँ जिसका जैसा मन, जिससे जितना लिया जा सके वैसा लिया जा रहा है। ये आपने बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया है। तो नहीं, वो फैसिलिटी भी नहीं मिल रहा है। फैसिलिटी तो वो खैर सबके सामने वो जग जाहिर है। और जिस तरह से आपने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, कोई 3 ऐसे काम बताएं जिसकी शिकायत आपके पास आई हो कि ये काम कराने को गए हैं लोग, तो उन्हें वहाँ पे कमीशन मांगा गया या फिर घूस मांगा गया, इस तरह का कोई 3 काम बताएं। ये तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट और या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो वहाँ से एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है, जबकि ये सब निःशुल्क सेवा है। ये चीज प्लस ये मेरे आंखों देखा है, यहाँ पे जितने भी ठेला है ये भी कंप्लेन आया है कि किसी से 50 लिया जा रहा है, और जो रिसिप्ट दिया जा रहा है वो एकदम नॉर्मल कागज में लिख के देते थे कि हाँ 50 रुपया चाहिए, 30 रुपया चाहिए, इस तरीके का मैंने देखा। बहुत सारे जगह में हम लोग बोले नहीं, हम लोग को प्रिंट वाला चाहिए। दुकानदारों को मैंने समझाया तो जाके कुछ दुकान में प्रिंट वाला भेजते, वो भी 19 रुपया करके, नहीं तो उससे पहले 50, 30, और धमकाया भी गया है कि आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग का दुकान हटा देंगे। ये सारी चीज मेरे को दुकानदारों से ही मिलने को सुनने को मिला है, मेरे स्पेशली मेरे एतवारी बाजार में। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। इस वीडियो के माध्यम से शायद मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचे कि यहाँ की नगर पालिका में जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ एक ऐसा मामला होता है जहाँ पर परिवार बिल्कुल बिखरा हुआ होता है। जब एक परिवार डेथ सर्टिफिकेट लेने जाता है, क्योंकि उससे फिर उसे इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, बहुत तरह के उसके काम होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना हो, बहुत तरह के काम होते हैं, उसमें पैसा लिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है हमारी एक कैंडिडेट अनुप्रिया सोई ने। साथ में उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है कि रसीद कटता है। ये जो रसीद कटता है इसका भी कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि इसी रेट पे कटेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। काश ये मुद्दा बहुत ऊपर जाए, ऐसे अधिकारियों के पास जाए जो इसकी जांच करे, जांच करके जो इसके दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। आपके लिए अगला सवाल, आपने बताया कि पानी का मुद्दा जो है आपने हर तरफ देखा। देश को आज़ाद होकर के 70 से 75 साल होने को आए, एक पानी का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया। हर चुनाव में लोग नली गली पानी लाइट ये मुद्दा लेकर के आते हैं, तो क्या इन मुद्दों को फिर चुनावी स्लोगन ना माना जाए? क्या ये सच में मुद्दे या फिर सिर्फ चुनावी स्लोगन? क्योंकि 75 साल में जो सॉल्व नहीं हो वो 5 साल में कैसे होगा? मेरे लिए तो ये चुनाव, ये क्या बोलते हैं, ये मेरा पूरा एकदम देखा और दिल को छुआ वाला मुद्दा है। बाकी मैं अब क्या बोलूँ कि जनता चुनती है प्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं तो ये जनता को सवाल उठाना चाहिए प्रतिनिधि के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग नए प्रतिनिधि को मौका दे रहे, वही प्रतिनिधि बन रहे हैं। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म से भी वही प्रतिनिधि बन रही, तो जनता को सवाल मतलब उठाना चाहिए, क्योंकि वही लोग ही इनको वोट दे के बनाते हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि जो प्रलोभन एक दिन का मिलता है, आप सवाल उठाइए उनसे कि आप लोग जो एक दिन आते हैं चुनाव से पहले 5 साल कहाँ रहते हैं, और एक दिन का प्रलोभन में ना जाए और इस बार सही प्रतिनिधि को चुने। आपने डायरेक्ट अध्यक्ष पद को क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? आप वार्ड पार्षद भी लड़ सकती थी, उसके बाद आप भविष्य में दावेदारी कर सकती थी अध्यक्ष पद के लिए। अगर आप वार्ड पार्षद लड़ती तो शायद आप जमीनी जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाती, शायद आपका जनाधार और बड़ा होता, शायद आप लोगों के बीच और लोकप्रिय होती। और वार्ड पार्षद अगर आप करती तो आपकी जो जीतने के चांसेस जो थे वो शायद और बढ़ जाते। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा नहीं है, मेरे वार्ड में भी मुझे कहा गया कि आप दोनों लड़िए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं दोनों पद पे लड़ूंगी तो कहीं ना कहीं एक पद फुल हो जाएगा, उसके बदले मैं किसी और कैंडिडेट को मौका दूं। और अगर एक वार्ड का बात है तो इसमें क्या होगा कि मैं सिर्फ एक ही जगह सीमित रह जाऊंगी। मेरे को 23 से 23 वार्ड में काम करना है, और जहाँ प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, मैं राजनीति में हूँ तो बहुत पहले से ही प्लेटफॉर्म बनाई, तो इसीलिए मुझे लगा कि अब नगर अध्यक्ष के लिए
मुझे कॉन्टेस्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, एक ही वार्ड में लिमिट नहीं होना चाहिए। इतना तो कैपेबल हूँ कि 23 के 23 वार्ड मैं कवर कर सकूँ और उनका जितना भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकूँ। यही होता है, मतलब यही एक और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यही होता है एक शिक्षित कैंडिडेट का मतलब काम की वो थोड़ा सा बड़े स्तर, बहुत नहीं बोलूँगी, मैं जैसे बोली थी कि विधानसभा और सांसद चुनाव भी लड़ सकती थी पर नहीं, अब उससे थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए ये एरिया इतना है जो कि मैं देख सकती हूँ कि ये एरिया में मैं काम कर पाऊंगी। एक शिक्षित महिला होने के नाते ये क्षेत्र में शहरी क्षेत्र है तो काम कर पाऊंगी और यहाँ से बैठ के मतलब मेरे दृष्टि से मैं देख सकती हूँ कि इस एरिया पे मैं काम कर पाऊंगी ताकि मैं आगे, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है ताकि मैं आगे फिर विधानसभा हो या लोकसभा जैसे भी पार्टी मौका दे तो काम करूँ। बिल्कुल, भगवान करे कि आप बहुत आगे जाएं, आप विधानसभा तक जाएं, लोकसभा तक जाएं, झारखंड के इस चक्रधरपुर छोटे से शहर की आवाज़ को आप वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ आपके पिताजी ने पहुँचाया था। आपके लिए अगला सवाल है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि आज के जो भी कैंडिडेट है, जो भी नेता है, उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर कल सोशल मीडिया खत्म हो जाता है, अगर कल के कल सोशल मीडिया बंद हो जाता है, तो उसके बाद आपका जो राजनीतिक करियर है, आपका जो ये आप चुनाव के लिए लड़ रही हैं या फिर सोशल मीडिया को एक सहारा बना करके आप आगे आई है, हाँ जनाधार आपका भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, बहुत अच्छा है, पर सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। अगर कल वो बंद हो जाए तो आपका जो करियर है वो कितना प्रभावी होगा, फिर कितना प्रभावी रह जाएगा? देखिए आप मेरे को देख रहे होंगे कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं, है ना, क्या कंटिन्यू बेसिस पे मैं अगर मॉर्निंग से निकल रही हूँ तो शाम को घुस रही हूँ, तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन 50-50 मैं तो बोलूँगी। मेरा डोर टू डोर जाना भी कनेक्शन ऐसे, आज भी बहुत सारे ऐसे वार्ड है, जैसे आप ले लीजिए 2 नंबर वार्ड है ना, भलिया कुदूर और आपका ये कुदलीपाड़ी, ये सब में गांव ग्रामीण क्षेत्र उसको बोला जाएगा, थोड़े से हम लोग के ही हो समुदाय के लोग रहते हैं जो महिला ज्यादा फोन यूज नहीं करती है, पर जब हम डोर टू डोर कनेक्शन कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है अच्छा हाँ 1 नंबर एयर कंडीशनर, ये दिमाग में छप रहा है, तो कहीं मेरे को नहीं लगता, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा पर उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। आज अच्छा लगा किसी कैंडिडेट से बात करके, उसकी सोच को सुन करके, कि जब एक MBA का छात्र जब राजनीति में आता है तो वो अपनी सोच को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है और जनता के बारे में कितना अच्छा सोच सकता है। आपके लिए कुछ सवाल थे, लगभग 15 क्वेश्चंस थे, सब क्वेश्चंस कुछ आए आपके जवाबों को लेकर के, बस 15 क्वेश्चन थे, पर ये ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद आपसे किसी ने ना पूछा हो। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके जो प्रतिद्वंदी है उनसे भी पूछा जाएगा और उनके जवाब के साथ आपका जवाब भी सबके सामने रखा जाएगा। आप इसके लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है कैसा रहा आपका इंटरव्यू? नहीं, बहुत अच्छा रहा, मुझे तो मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे क्रॉस और क्रिटिकल क्वेश्चन में से पूछा जाए ताकि मैं और थोड़ा सा क्या बोलते हैं एकदम ये बन के आऊँ, क्या बोलते हैं वो, सोना जितना दबता हाँ उतना निकलता है। हाँ जी। एग्जैक्टली वही चीज, तो ये मेरा पहला स्टेप है। आप लोग जितना थोड़ा सा तेज तरार क्वेश्चन पूछेंगे तो उतना निखरूंगी मैं, ये मेरे लिए ही अच्छा है, मेरे लिए प्लस पॉइंट है, ताकि आने वाले समय में और भी लोग हैं इससे उस सबको मैं सिचुएशन को मैं हैंडल करना सीख सकूं। बहुत अच्छा लगा अनुप्रिया सूर्य जी आपसे बात करके। भगवान से हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप जरूर जीतें और जीत करके अध्यक्ष पद पर आएं और शहर का चौमुखी विकास करें, ताकि हमें हमारे शहर को पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश जान सके कि हाँ एक चक्रधरपुर नाम का भी कोई जगह है जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि आज की राजनीति में बड़े बड़े जगहों पर भी बाहुबल चलता है। शिक्षा और जो सुयोग्य कैंडिडेट होते हैं उनको मौका नहीं मिलता, पर यहाँ आपको मौका मिला है। आपके आगे के लिए करियर की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप जरूर जीत करके आएँ। धन्यवाद। थैंक यू।